मैं डॉक्टर चंचल कराड़िया फ्रॉम बीबीडी कॉलेज चिबनपुरा से। आज मैं बीएससी सेकेंड ईयर का फिज़िकल केमिस्ट्री का फेज़ इक्विलिब्रियम वाला सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ़ेज़ रूल क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फेजेस क्या होती है, उनकी डेफिनेशन को हमने डिफ़ाइन किया था। उसके बाद हमने वन कंपोनेंट सिस्टम पढ़ा था। वन कंपोनेंट सिस्टम में हमने वाटर सिस्टम पढ़ा था। आज हम वन कंपोनेंट सिस्टम में ही कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम होता है, ये भी एक वन कंपोनेंट सिस्टम है। वन कंपोनेंट मतलब यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 है और इसकी भी वाटर की तरह 3 फेजेस मिलती है, सॉलिड CO2, लिक्विड CO2 एंड गैसियस CO2। इस प्रकार से ये इसका फेज़ डायग्राम है। ये कुछ देखिए आप, वाटर से मिलता हुआ है। वाटर का भी हमने जो फेज़ डायग्राम पढ़ा था उसमें इसी तरह का हमें फेज़ डायग्राम मिला था। इसमें देखिए ये 3 तरह के कर्व है, OA, OC और OB, जो कि एक पॉइंट O पे मिल रहे हैं। और यहाँ पे 3 क्षेत्र है, ABC, CBD और DBA। अब ये जो OA कर्व है इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन कर्व, क्योंकि इस कर्व पर सॉलिड CO2 और गैसियस CO2 दोनों ही इक्विलिब्रियम पे रहती है। यहाँ पे 2 फेजेस इक्विलिब्रियम पे है, इसलिए यहाँ पे जो ये यूनिवेरिएंट होगा। इसी तरीके से जो OC कर्व है इसे हम फ्यूज़न कर्व या गलन वक्र भी बोलते हैं। यहाँ पे सॉलिड CO2 और लिक्विड CO2 एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहती है। ये भी एक यूनिवेरिएंट कर्व है। अब है OB कर्व, यहाँ पे लिक्विड CO2 और गैसियस CO2 इक्विलिब्रियम पे रहती है, इसलिए हम इसे वेपर फेज या वेपर प्रेशर कर्व भी बोलते हैं। ये तीनों कर्व आके बिंदु O पे मिलते हैं। तो बिंदु O को हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। इस ट्रिपल पॉइंट पे तीनों अवस्थाएं एग्जिस्ट करती है, सॉलिड CO2 भी, लिक्विड CO2 भी और गैसियस CO2 भी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस 3 हो जाते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती है। यानी कि ये एक नॉन वेरिएंट पॉइंट है और ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास निश्चित टेम्परेचर यानी कि -57 डिग्री टेम्परेचर और 5.2 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो। यदि हम इस प्रेशर और टेम्परेचर की किसी कंडीशन में या वैल्यूज़ में चेंज कर देते हैं तो ये ट्रिपल पॉइंट हमें नहीं मिलेगा। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वाटर में तो देखा था हमने, जो OC कर्व होता है उसका इंक्लाइनेशन यानी कि झुकाव जो होता है लेफ़्ट हैंड साइड में होता है, जबकि हम CO2 में देख रहे हैं कि इसका झुकाव राइट हैंड साइड में है। तीसरी चीज़ ये है कि जो ट्रिपल पॉइंट है वाटर में तो 4.58 mF ऑफ Hg पे आता है, अर्थात वायुमंडलीय दाब पे से बहुत कम है, जबकि CO2 जो सिस्टम में इसका ट्रिपल पॉइंट का दाब जो होता है वो होता है 5.2 एटमॉस्फेयर पे, जो कि 1 एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि वायुमंडलीय दाब पर जो होता है इसका ट्रिपल पॉइंट 5 गुना अधिक है वायुमंडलीय दाब से, 5.2 एटमॉस्फेयर पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वायुमंडलीय दाब पर CO2 की द्रव अवस्था एग्जिस्ट ही नहीं होती है। वायुमंडलीय दाब पर हम केवल एक ही साम्य को प्राप्त कर सकते हैं, वो है सॉलिड CO2 और गैस CO2। अर्थात वायुमंडलीय दाब पर यदि हम ठोस CO2 का टेम्परेचर बढ़ाए तो वो सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि उसका सब्लिमेशन हो जाएगा। इस प्रकार 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हम लिक्विड CO2 को प्राप्त ही नहीं कर सकते। और इस सिस्टम की दूसरी स्पेशल बात क्या है कि वायुमंडलीय दाब पर -78 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर CO2 सीधे ही मतलब उस -78 डिग्री टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, दाब 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा। और हम देखते हैं कि जब 1 एटमॉस्फेयर के बराबर जब इसका दाब हो जाता है तो गैस जो होती है वो सॉलिड जो CO2 है वो सीधे ही गैस रूप में परिवर्तित हो जाती है, मतलब लिक्विड में आती ही नहीं है, इसलिए हम इसे ड्राई आइस भी कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है CO2 और वाटर सिस्टम में। अक्सर पूछा जाता है कि CO2 को ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे -78 डिग्री टेम्परेचर पे सॉलिड CO2 जो होती है वो सीधे ही गैसियस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, लिक्विड फेज में नहीं आती है, लिक्विड CO2 एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके कारण से हम CO2 को ड्राई आइस भी बोलते हैं। दूसरा वन कंपोनेंट सिस्टम है सल्फ़र सिस्टम। सल्फ़र सिस्टम में क्या होता है कि सल्फ़र में की जो है वो एलोट्रॉपी मिलती है, 4 एलोट्रॉप इसके मिलते हैं होता है।
एक रोम्बिक सल्फ़र, एक होता है एकांताश मतलब मोनोक्लाइनिक सल्फ़र, एक होता है लिक्विड सल्फ़र और एक होता है वेपर सल्फ़र। जब किसी भी अवस्था में चारों प्रवस्था एक दूसरे के साथ सामने में नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम शून्य भी माने तो भी अगर हम एफ़ की वैल्यू 0 रखें तो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस कितनी हो सकती है? 3। इसका मतलब क्या हुआ कि एक समय पर सल्फ़र की केवल 3 प्रवस्थाएं ही साम्य पे होती है, एक प्रवस्था साम्य में नहीं होती है। इसका हम फेज़ डायग्राम देखें तो ये इसका फेज़ डायग्राम है। अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। इसमें देखिए इसका फेज़ डायग्राम थोड़ा सा CO2 और H2 के कंपेरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हमें देखना मिल रहा है कर्व कितने हैं इसमें। सबसे पहले हम जी कर्व की बात करते हैं। इस कर्व में क्या है, देखो इसकी जो 2 एलोट्रॉप है, एक तो रोम्बिक सल्फ़र और एक मोनोक्लाइनिक सल्फ़र। ये दोनों सल्फ़र क्या है 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रांजिशन टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे ये दोनों इंटर कन्वर्जन होती रहती है, मतलब इनकी मॉलिक्यूलर व्यवस्था जो होती है, अरेंजमेंट होता है, वो चेंज हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ ट्रांजिशन कर लेती है और इसका टेम्परेचर होता है 95.6 डिग्री टेम्परेचर। तो जो ओ कर्व है, यहाँ पे हम देखते हैं कि रोम्बिक सल्फ़र है और रोम्बिक सल्फ़र और जो वेपर है सल्फ़र एक दूसरे के साथ साम्य में रहती है, या 2 अवस्थाएं साम्य में हैं, तो ये एक यूनिवेरिएंट कर्व है। दूसरा है OB कर्व, दूसरा है हमारे पास FB कर्व। FB कर्व में क्या होता है कि यहाँ पे क्या है कि लिक्विड जो है GF कर्व में क्या है, यहाँ पे लिक्विड मोनोक्लाइनिक और वेपर 2 फेजेस एक दूसरे के साथ सामने पे है, तो ये भी एक यूनिवेरिएंट कर्व है। तीसरा है OC कर्व। तीसरा है हमारे पास GD कर्व पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है 2 गंधक के जो 2 क्रिस्टलीय एलोट्रॉप के ट्रांजिशन को बताता है और इसका जो 95.6 डिग्री टेम्परेचर पे इसका ट्रांजिशन पॉइंट है, जिस पर ये मोनोक्लाइनिक सल्फ़र में चेंज हो जाता है। हम देख रहे हैं कि जिसको एनक्लोज्ड पार्ट है इसमें मोनोक्लाइनिक सल्फ़र है और ये जो है ट्रांजिशन टेम्परेचर पर प्रेशर के प्रभाव को भी दिखाता है। चूँकि रोम्बिक सल्फ़र का मोनोक्लाइनिक में परिवर्तन जो होता है आयतन वॉल्यूम में वृद्धि के साथ संपन्न होता है, मतलब जब रोम्बिक सल्फ़र मोनोक्लाइनिक सल्फ़र में चेंज होती है तो आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ेगा तो दाब वृद्धि के साथ इसके ताप में भी वृद्धि होगी। ये हमने ली चार्टले प्रिंसिपल में पढ़ा था। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, OC का झुकाव जो होता है वो दाईं तरफ होता है, मतलब राइट हैंड साइड में होता है। इस वक्र पे गंधक के दोनों ठोस रूप एक दूसरे के साथ साम्य पे होते हैं और ये भी एक वाई वेरिएंट कर्व है। नेक्स्ट है DC या CD कर्व। इस कर्व पे क्या होता है कि रोम्बिक सल्फ़र और लिक्विड सल्फ़र ये फ्यूज़न कर्व है और ये रोम्बिक और लिक्विड सल्फ़र जो होते हैं एक दूसरे के साथ सामने पे है और ये भी एक मोनो वेरिएंट है। तीसरा है तीसरा है FD कर्व। FD कर्व पे क्या होता है कि मोनोक्लाइनिक सल्फ़र और लिक्विड सल्फ़र एक दूसरे के साथ सामने पे हैं और तो ये भी एक मोनो वेरिएंट कर्व है। अब हम देखते हैं कि एक सामान्य इसका यदि हम कोई भी एक पॉइंट ले लें, P पॉइंट मान लो हमने ले लिया, कोई भी एक जैसे X पॉइंट हमने ले लिया और इस पर यदि हम रोम्बिक सल्फ़र का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वह पहले मोनोक्लाइनिक सल्फ़र में परिवर्तित हो जाएगा और अधिक ताप बढ़ाने पर एक पॉइंट ऐसा आएगा M जब वह एकांता मोनोक्लाइनिक सल्फ़र पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाएगा। इस प्रकार क्या होगा, PQRS मतलब XMPX डैश एक टाई रेखा कहा जाता है जो हमें मिलती है और इसकी सहायता से हम पदार्थ पर स्पेशल कंडीशन को चेंज करते हुए अनुमान और उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब है मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। हम देखते हैं ये तो जैसे हमने जो अंदर डैश लाइन से बढ़ाया हुआ है GO FO और OD, तो इनको हम बोलते हैं मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है कि जब 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर
रोम्बिक सल्फ़र का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वह मोनोक्लाइनिक सल्फ़र में परिवर्तित हो जाती है इस टेम्परेचर पे। अब चूँकि इस प्रोसेस में जो आणविक स्ट्रक्चर आणविक जो व्यवस्था होती है वो रीअरेंज्ड होती है, अतः यह प्रक्रिया काफ़ी धीमे धीमे संपन्न होती है। ऐसी स्थिति में जो ओ डैश कर्व होता है, जो ये जी ओ कर्व है, वो रोम्बिक और जो वेपर सल्फ़र है एक मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। यदि हम 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोम्बिक सल्फ़र का थोड़ा तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ाए तो कई डिग्री तक रोम्बिक सल्फ़र प्रकट हुए बिना ही, मतलब वो एग्जिस्ट होगी नहीं, और रोम्बिक सल्फ़र क्या होती है, वाष्प सल्फ़र सॉलिड से वाष्प में चली जाती है, और इसीलिए हम इसका ओ जो ए जी है ये जी ओ उसी का ही हम एक्सटेंडेड रूप है। तो इस कर्व पे क्या होगा, रोम्बिक और वेपर दोनों साम्य में रहती है। यदि इसी प्रकार यदि द्रव जो लिक्विड सल्फ़र है उसको ठंडा किया जाए तो बिंदु बी पर आकर यदि हम इसको उसी तरीके से ठंडा करें तो बी एफ है, इसको हम यदि ठंडा करें, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो एफ पे क्या हो जाएगा, एक रोम्बिक सल्फ़र है उसको पृथक होना चाहिए, क्योंकि एफ बी पे, हाँ, तो बी पर क्या होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड रोम्बिक सल्फ़र का गलनांक बिंदु। यह तभी संभव है जब हम जो कूलिंग कर रहे हैं वो क्रिया बहुत धीरे धीरे करवाई जाए। यदि कूलिंग हम तेज़ी से करवाएंगे तो लिक्विड सल्फ़र वो जो और वेपर है उसका हमें मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे लिक्विड सल्फ़र और वेपर सल्फ़र दोनों एक दूसरे के साथ क्या इक्विलिब्रियम में है। और ठीक इसी तरीके से 114 डिग्री 114 डिग्री हमें टेम्परेचर मिलेगा कहाँ पे, ए डैश पे या ओ पे। तो ओ पे हम यहाँ पे 114 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा, और यह भी एक ट्रिपल पॉइंट है जिस पे कि 3 अवस्थाएं मिल रही है। कौन सी, रोम्बिक सल्फ़र, एसएल लिक्विड सल्फ़र और एसवी 3 अवस्थाएं है जो यहाँ पे मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। तो ये ट्रिपल पॉइंट है, तो ये तो सारे वक्र तो कितने मोनो वेरिएंट है, और जो ट्रिपल पॉइंट है वो नॉन वेरिएंट है। तो ये तो हुआ हमारे पास एक वन कंपोनेंट सिस्टम का, जिसमें हमने पढ़ा वाटर सिस्टम, हमने पढ़ा CO2 सिस्टम और सल्फ़र सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे टू कंपोनेंट सिस्टम। देखो, टू कंपोनेंट सिस्टम में क्या होता है कि जब दो घटकों की संख्या 2 होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था फेज रूल क्या कहता था, F=C-P+2। यदि घटकों की संख्या 2 होगी तो वहाँ पे C=2 हो जाएगा, तो 2 - P+2 तो ये हो जाएगा 4 - P। अब P की जो वैल्यू है, यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हम 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो P की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस इन एनी इक्विलिब्रियम स्टेट टू कंपोनेंट सिस्टम, जिसमें 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, वहाँ 4 हो जाएगी। अब यदि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ किसकी निकालें, F की निकालें, तो F कितना हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 हो सकता है, और मिनिमम नंबर ऑफ फेज कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। अब अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि हम 3 ले लेते हैं, तो क्या होगा कि 3 स्वतंत्रता की कोटि को हमें दिखाने के लिए क्या होगा, हमें 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो कि एक प्लेन पेपर पे संभव नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी एक ऐसी स्थिति को हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को हम स्टेबल कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड फेज रूल, यानी कि हमने एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कम कर दिया, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। मतलब F= होता है C-P+2। तो यहाँ क्या करेंगे, हम एक कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा F=C-P+1। तो इसे हम बोलते हैं रिड्यूस्ड फेज रूल या रेस्ट्रिक्टेड फेज रूल बोलते हैं। अब एक कंडेंस सिस्टम में क्या होता है, जैसे हम सॉलिड और लिक्विड सिस्टम की बात करें, टू कंपोनेंट सिस्टम में,
तो क्या होता है रिड्यूस फेज रूल में क्या होता है, सामान्यतः हम जिसको हमने बोला कि एक वेरिएबल को हमने कांस्टेंट कर दिया। अब वो एक वेरिएबल कौन सा होता है कि यदि हम सॉलिड और लिक्विड सिस्टम को हम खुले पात्र में करें तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होगा, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। इस स्थिति में क्या होगा, हम वाष्प प्रवस्था है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम ये मानते हैं कि वहाँ से कितना ठोस और द्रव अवस्था में ही साम्य हो रहा है वो तंत्र में, कि खाली ठोस और द्रव अवस्था को ही हम कंसिडर करेंगे। इस प्रकार जो तंत्र होगा उसे हम बोलेंगे कंडेंस सिस्टम, क्योंकि इसमें पदार्थ की केवल कंडेंस अवस्था यानी कि ठोस और द्रव अवस्था को ही हम कंसिडर कर रहे हैं, वेपर फेज को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब टू फेज जो सिस्टम होता है उसमें, टू कंपोनेंट सिस्टम जो होता है उसमें हम दो प्रकार के लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम को भी स्टडी करते हैं। लिक्विड इक्विलिब्रियम भी वहाँ एग्जिस्ट करता है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम भी वहाँ एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में ठोस प्रवस्था में तो कोई भी ठोस हो सकता है और जो दूसरे प्रवस्था होगी वो होगी ठोस विलयन। तो इस अवस्था में दोनों ही अवयव जो होते हैं पूर्णतया सॉल्युबल होते हैं। यहाँ चूँकि दो प्रवस्था है तो हम P इजिकल टू रखेंगे 2, तो F इजिकल टू हो जाएगा C मतलब 2 - 2 + 2 तो इजिकल टू हो जाएगा 2। अतः हम किसी भी तंत्र इस प्रकार के तंत्र की जो सिस्टम की है इसको हम डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 2 वेरिएबल ही इनफ होता है। अब हम पढ़ेंगे सिंपल यूटैक्टिक मिक्सचर पढ़ेंगे। यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होता है, यूटैक्टिक का अर्थ होता है आसानी से पिघलना। तो इस प्रकार के जो सिस्टम होते हैं इसमें दो ठोस पदार्थ किसी एक निश्चित संगठन और निश्चित मेल्टिंग पॉइंट वाला एक यूटैक्टिक मिक्सचर होता है, जिसके तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे लेड सिल्वर सिस्टम। देखो लेड सिल्वर सिस्टम का ये हमने फेज डायग्राम दे रखा है। इसमें क्या होता है कि इस तंत्र में दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं हमारे पास, एक होता है लेड और एक होता है सिल्वर। और इस सिस्टम के लिए C = 2 होगा क्योंकि 2 कंपोनेंट सिस्टम है। इस सिस्टम के किसी भी पार्ट में प्रवस्थाओं की न्यूनतम संख्या 1 होगी तो P = 1 होगा। और तो जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कितनी हो जाएगी, F = 3, जहाँ हमने मिनिमम नंबर ऑफ फेज रखा P = 1, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3। और हमने निकाला किससे, ये F = C - P + 2 से। तो इस तंत्र को हम परिभाषित करने के लिए, चूँकि हम यहाँ पे हमने पहले कहा था कि हम वायुमंडलीय दाब पर इसको स्थिर रखते हैं, तो हम यहाँ पे क्या होगा रिड्यूस फेज रूल काम में लेंगे, यानी कि F = C - P + 1, तो F = हो जाएगा 3 - P। अब हम एक एक करके हमें ये जो फेज डायग्राम दिख रहा है इसे हम देख रहे हैं कि AC कर्व जो होता है वो यहाँ पे जो A है वो 327 डिग्री पर, लेड का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है A जो है। जैसे जैसे हम इसमें सिल्वर की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, देखो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 100% लेड है और 0% Ag है। तो जब 100% लेड में हम Ag यानी कि सिल्वर को ऐड करते जाते हैं तो हमें कर्व कैसा मिलता है AC। और जैसे हम बिंदु C पर आते हैं वैसे ही जो हमारे पास होता है वो होता है लेड और प्लस जो सॉल्यूशन आता है उसमें 2.6% सिल्वर हो जाता है, यानी कि लेड की मात्रा कम होती जाती है और सिल्वर की मात्रा बढ़ती जाती है, तो उसका गलनांक भी कम होता जाता है। और यहाँ पे हो जाता है इसका गलनांक 303 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसे हम लेड का गलनांक वक्र भी कहते हैं, लेड का फ्यूजन कार्य गलनांक कर्व भी बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से हम BC की बात करें तो B क्या है, मेल्टिंग पॉइंट किसका है, सिल्वर का है, जो कि 961 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। जैसे जैसे हम इसमें लेड की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो हम B से और C की तरफ कर्व की तरफ बढ़ते हैं। C पे अगेन इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 303 डिग्री सेंटीग्रेड और ये निश्चित ही है। इसमें 2.6% इसमें Ag है, मतलब सिल्वर है, तो इसे हम बोलेंगे सिल्वर का गलनांक वक्र। अब जो हमें देखेंगे कि बिंदु C पर, पॉइंट C पर गलनांक सबसे कम है, कितना है 303, और इस पे 2.6% जो सिल्वर वाला मिश्रण है और इस मिश्रण का गलनांक भी न्यूनतम है, अर्थात ये मिश्रण आसानी से पिघल भी जाता है, तो इसे हम बोलेंगे यूटैक्टिक मिक्सचर। और यहाँ पे इसको बोलेंगे यूटैक्टिक पॉइंट C को।
और ये जो टेम्परेचर आया है इसे हम बोलेंगे यूटेक्टिक टेम्परेचर, और जो कंपोजिशन हमारे पास आया 2.6% का इसे हम बोलेंगे यूटेक्टिक कंपोजिशन। अब सी पर क्या होता है कि सिल्वर की मात्रा 2.6% है, अतः मिश्रण का संगठन भी निश्चित है और टेम्परेचर भी निश्चित है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तीन फेज़ आके मिल रही है, सॉलिड लेड, सॉलिड सिल्वर और दोनों का द्रव, 3 अवस्थाएं मिल रही है। तो एफ पी इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और रिड्यूस फेज रूल हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है कि नॉन वेरिएंट पॉइंट है। अब हम क्षेत्र की बात करें तो डी ए सी यहाँ पे देख रहे हो हम, और बी सी डी दोनों में ही क्या है कि खाली शुद्ध लेड है के साथ साम्य में रहता है, द्रव के साथ साम्य में, और इधर की साइड हम देखें तो शुद्ध सिल्वर जो है वो द्रव के साथ साम्य में। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक, तो यहाँ पे हम देखें तो फेज़ आ जाएगी 2, तो 3 - 2, तो एक मोनोवेरिएंट कर्व है, यानी किसी भी एक चीज़ को हम मालूम करके, टेम्परेचर है अगर हमें मालूम है तो हम कंपोजिशन मालूम कर सकते हैं, यदि कंपोजिशन हमें मालूम है तो हम टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। अब ए सी बी क्या, यदि ऊपर देखें तो केवल एक ही प्रवस्था हमें मिल रही है, वो क्या है, द्रव प्रवस्था, तो ये एक बाईवेरिएंट कर्व है। ठीक इसी तरीके से हम डी डैश सी डी के नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, ठोस लेड व यूटेक्टिक मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्षेत्र में द्रव अवस्था बिल्कुल भी नहीं होती है, खाली ठोस मिल रहा है हमें। तो इस ठोस अवस्था है तो यहाँ पे प्रवस्थाओं की संख्या 2 है, तो इसको भी हम मालूम कर लेते हैं। तो ये भी क्या है कि यूनिवेरिएंट मोनोवेरिएंट कर्व है। अब इस लेड सिल्वर सिस्टम जो हमने स्टडी किया, इसका क्या एप्लीकेशन है, तो इसका एप्लीकेशन होता है डी सिल्वराइजेशन ऑफ लेड सिल्वर सिस्टम के जो फेज डायग्राम है, इसकी एक इम्पोर्टेंस ये है कि इससे हम डी सिल्वराइजेशन ऑफ लेड या पैटिंसन प्रोसेस के माध्यम से लेड को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कि मानो कोई हमने लेड का नमूना लिया, सैंपल लिया, और उससे भी कम हमने सिल्वर की प्रतिशत मात्रा उसमें मिली हुई है, तो पहले इसको हम इतना गर्म करते हैं कि पिघल कर पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में आ जाए। अब माना कि ये यदि हम जब हम इसका शीतलन करेंगे तो चूँकि द्रव का संगठन निश्चित है और शीतलन का जो तंत्र है वो बिंदु मतलब पहुंच जाएगा, तो यदि हम शीतलन करते करते हम उस पॉइंट पे पहुंच जाए जो कि वक्र AC पे आता है, तो इसमें से क्या होगा, शुद्ध ठोस लेड जो होता है पृथक होना प्रारंभ कर देगा, और शुद्ध लेड से पृथक होते ही शेष द्रव में सिल्वर की प्रतिशत मात्रा बढ़ती जाएगी, और बिंदु C तक आते आते सिल्वर की जो प्रतिशत मात्रा है वो कितनी हो जाएगी, 2.6। इस प्रकार जो पैटिंसन प्रक्रम है उसमें शुद्ध लेड पृथक हो जाएगा और शेष द्रव में जो होगा वो 2.6% तक सिल्वर की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लेड सिल्वर का सिस्टम का जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो अब हमने ये पढ़ा कि 2 कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है, 1 कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है। अब हम तीनों प्रकार के हमने 1 कंपोनेंट सिस्टम पढ़े थे। 2 कंपोनेंट सिस्टम में हमने सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सिंपल यूटेक्टिक बिस्मिथ कैडमियम सिस्टम और सॉलिड सॉल्यूशन, कंपाउंड फॉर्मेशन विद कांग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड इनकांग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट। इसमें हम विभिन्न प्रकार के सिस्टम पढ़ेंगे, NaCl H2O, FeCl3 H2O और फ्रीजिंग मिक्सचर्स।